नमस्कार विद्यार्थियों, मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर मैं मृत्युंजय खींची आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, एक बार पुनः हम जो है वह राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं उनकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने जो पुराने नोट्स हैं वह अभी तक जो आपको वीडियो बनाकर दिए गए हैं उन वीडियो में जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है, याद किया है। विद्यार्थियों, यह भी उम्मीद करता हूँ कि जो पुराने नोट्स हैं वह साथ साथ में आप वीडियो के साथ लिख रहे हैं, देखकर और उन्हें याद कर रहे हैं। मैं आपको जो है विश्वास दिलाना चाहूँगा कि अगर आप साथ साथ में पढ़ते रहें तो जो है आपका समय जो है वह व्यर्थ नहीं होगा। हमने विश्वविद्यालय के और कंपटीशन के एग्ज़ाम के उद्देश्य से ये जो वीडियो है ये बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। तो आप जो है वह बहुत ही जो है सजगता के साथ में और जो है इन्हें पढ़ें, इन वीडियो को देखें और अपने सहपाठियों के साथ में भी इसकी चर्चा करें, उन्हें भी इसका ताकि लाभ मिल सके। आज जो है बात कर रहे हैं बैराट की सभ्यता। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है इनमें हमने पाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन, ताम्रकालीन और कांस्यकालीन इन सभ्यताओं की चर्चा की। आज जो है सभ्यता का ये जो वीडियो है लगभग हम सभ्यताओं की जो आपके सिलेबस में दी गई है उसके अकॉर्डिंग अब जो है समाप्ति पर आ गए हैं। तो बात करते हैं बैराट की। बैराट कहाँ स्थित है? यह स्थित है जयपुर में और प्राचीन नाम जो है बैराट भी मिलता है, विराट नगर भी मिलता है। बैराट या विराट नगर, ठीक है। इसके अलावा सबसे पहले बात करते हैं कि कहाँ अवस्थित है। तो अवस्थित या स्थिति ठीक है। इसके बाद में यह है कि उत्खनन कब हुआ या इसके जो है वह खोजकर्ता कौन है। तो विद्यार्थियों, आपको नाम मिलेगा कि उत्खनन 1936-37 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया है। 1937 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया है और पुनः उत्खनन किया गया है। पुनः अगर बात करते हैं पुनः तो 1962-63 में नील रत्न बनर्जी, 1962-63 में नील रत्न बनर्जी व कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित इन्होंने जो है पुनः उत्खनन इसमें करवाया है। जो जयपुर के शाहपुरा उपखंड में एक कस्बा है। अगर जयपुर की बात करेंगे और शाहपुरा
यहाँ की बात करेंगे तो बैराट जो है, इसके लिए यह भी लिख सकते हैं कि यह एक कस्बा है। ठीक है, जो प्राचीन कालिस्तान है और महाजनपद में ये मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है। अगर विराट नगर की बात करते हैं तो अगर महाजनपद की बात करते हैं, महाजनपद कब? 6वीं सदी में। और 6वीं सदी में महाजनपद की बात करते हैं जो कि 16 थे, उन 16 में से एक था मत्स्य या मत्स्य। इसकी राजधानी के रूप में भी विराट नगर को जानते हैं। विद्यार्थियों, पर्वतीय कंदराओं, गुफाओं, घने वन, वन्य प्राणियों वाला यह क्षेत्र जो है वह प्रागैतिहासिक काल से ही मानव के आकर्षण का केंद्र रहा है। तो कंदराएं, गुफाएं और घने वन, इस प्रकार का जो एरिया है ये रहा है। इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के प्रमाण पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। तो मानव की उपस्थिति के प्रमाण यहाँ का अगर बात करते हैं, मानव उपस्थिति के प्रमाण जो है वह पाषाण काल से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, और विशेष बात कि अगर बात करते हैं कि इस क्षेत्र में मानव की उपस्थिति के प्रमाण पाषाण काल के ही हैं और महाभारत के विवरणानुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष छद्मवेश में विराट नगर में राजा विराट के यहाँ ही व्यतीत किया है। तो अगर बात करते हैं विराट नगर की या बैराट की, तो एक बिंदु यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम जो है वह यहाँ पर लिखते हैं अवशेष। ठीक है, इसकी चर्चा करेंगे और इधर करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य तो महत्वपूर्ण तथ्यों में बात करते हैं। सबसे पहले यह है कि जो विराट नगर है महाभारत काल में पांडवों ने अपने वनवास का 1 वर्ष
अपने वनवास का 1 वर्ष छद्म वेश में यहीं व्यतीत किया। पहली जानकारी हमें यहाँ से मिलती है राजा विराट की सेवा में। ठीक है, इस वनवास में जो ये 1 वर्ष है, जिसे हम अज्ञातवास भी कहते हैं, अज्ञातवास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अज्ञातवास। छद्म वेश में किसके यहाँ? राजा विराट के यहाँ। तो ये जानकारी मिली कि विराट नगर जो है या बैराट है, इसको मैं काले मार्कर से जो है दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है वह ये जानकारी और भी क्लियर दिखाई दे। तो विराट नगर या बैराट एक ही बात है। पूरा पाषाणकालीन मानव जो है, अच्छा यहाँ पर जो है पुरातत्व की दृष्टि से बैराट को चारों ओर घेरे हुए है। कौन कौन सी? बीजक की पहाड़ी, भौम की डूंगरी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। तो इसके चारों ओर क्या क्या मिलती है? भीम की डूंगरी, बीजक की, और महादेव जी की डूंगरी जो है इसके चारों ओर मिलती है। विशेष बात है कि पुराना पाषाणकालीन मानव, मध्य पाषाणकालीन मानव संस्कृति के अवशेष बैराट के आसपास जो है वो देखने को मिलते हैं। इस काल में यहाँ के मानव जो का निर्माण है, मानव का जो निर्माण है वह मृद पात्रों का जो निर्माण है वह बहुत ही बेडोला और भोंडा है, जिसमें जो निर्माण कार्य है वह किसी नौसिखिए के द्वारा किया गया प्रतीत होता है। यानी कि जो बर्तन है, मृद पात्र हैं, वो कम पके हुए हैं और उन पर धीरे धीरे चित्रांकन करना प्रारंभ किया, जिसका प्रमाण लघु पाषाण उपकरणों से प्राप्त होता है। कलात्मक इसमें रेखांकन बाद में देखने को मिला है और शैलाश्रयों और गुफाओं की दीवारों पर व छत पर लाल रंग के चित्रांकन भी देखने को मिले हैं। तो यहाँ से प्राप्त जो मृद पात्र है, हमने अभी बात की कि अवशेषों के अंदर बात करते हैं मृद पात्र। मृद पात्र जो है वह बेडोले हैं प्रारंभ में और भोंडे हैं। इसके अलावा जो है अर्ध पके हुए हैं। ठीक है, और बाद में बात करते हैं तो इन पर चित्रांकन भी है और कलात्मक रेखांकन भी है। इस पर चित्रांकन एवं कहीं कहीं कलात्मक रेखांकन भी है। ठीक है, मृद पात्र जो है वो काले और लाल रंग के मिलते हैं। काले एवं लाल रंग के
जो कहीं कहीं इतिहासकार ये कहते हैं कि बनास की संस्कृति के प्राप्त मृद पात्रों से जो है वो भिन्न है। आहड़ सभ्यता के अगर बात करते हैं कि आहड़ सभ्यता की काले और लाल मृद पात्रों के काले भाग पर सफ़ेद रंग से जो चित्रकारी की जाती थी, जबकि विराट नगर के काले और लाल मृद पात्रों पर कोई चित्रकारी नहीं है। तो विशेष बात यह है कि अगर आप आहड़ की संस्कृति या बनास संस्कृति के साथ में इसका जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर बनास और आहड़ की संस्कृति के मृद पात्रों पर सफ़ेद रंग से चित्रांकन या चित्रकारी की जाती थी, जबकि इस पर नहीं है। ये मृद पात्र काले और लाल रंग के हैं, जिनका ऊपरी हिस्सा काला और निचला हिस्सा लाल है। तो आप यहाँ अगर ऊपरी हिस्से की बात करते हैं तो वह काला है ऊपरी हिस्सा, और निचला हिस्सा लाल है। विद्यार्थियों, इन मृद पात्रों की बात करते हैं तो इनका काला रंग संभवतः उल्टी तपाई विधि के पकाए जाने के कारण उत्पन्न हुआ। ठीक है, इन पात्रों को चाक पर बनाया जाता था जो बनावटी दृष्टि से साफ सुथरे और पतले हैं, चाक पर निर्मित हैं। अगर मृद पात्रों की बात करते हैं तो ये चाक पर निर्मित हैं और इनमें उल्टी तपाई विधि का प्रयोग किया गया है। और विशेष बात यह है विद्यार्थियों कि ये साफ सुथरे और पतले हैं, साफ सुथरे एवं पतले, हल्के हैं। कहने का मतलब यह है कि इनमें कटोरे, जार और तस्तरियाँ मुख्यतः मिलते हैं। तो मृद पात्रों में क्या कटोरियाँ, जार और तस्तरियाँ, ये मुख्य अवशेषों के रूप में भी देखने को मिलते हैं। तो अवशेष में मृदपात्र बेडोले और भोंडे हैं, चित्रांकन है, काले और लाल रंग के हैं, चाक पर निर्मित है, उल्टी तपाई विधि का इसमें प्रयोग है, कहीं कहीं अर्ध पके हुए हैं, साफ सुथरे हैं, पतले हैं, हल्के हैं। ठीक है, एक यह जो है वह बैराट सभ्यता के जो मृद पात्र हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैराट सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित माने गए हैं। लौह धातु से बैराट क्षेत्र में लौह अवशेष इस स्थिति तक प्राप्त हुए हैं कि लोग स्थानीय स्तर पर इनका निष्कर्षण करते होंगे। प्राप्त धातु से चाकू, तीर, भाला, हाशिया, कुदाल, कुल्हाड़ी, चिमटा, कील का निर्माण करते होंगे। यहाँ उत्खनन में प्राप्त लोहे के तीर एवं भाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो अन्य उपकरणों में बात करेंगे। अन्य अवशेष अवशेषों में अन्य और इनकी चर्चा करेंगे तो इनमें मिलेंगे लोहे के तीर, भाले, लोहे के तीर और भाले यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। विद्यार्थियों, एक बार पुनः जो है वह ये कहना चाहूँगा कि हम ये कह रहे हैं कि बैराट सभ्यता के लोग लौह धातु से परिचित थे।
बैराट क्षेत्र में लौह अवशेष स्थिति तक प्राप्त हुए हैं कि लोग स्थानीय स्तर पर इनका निष्कर्षण करते होंगे। इनसे प्राप्त धातु से चाकू, तीर, भाला, हाशिया, कुदाल, कुल्हाड़ी, चिमटा और कील का निर्माण करते होंगे। तो लोहे के जो प्रयोग वह उन्होंने इन औजारों को बनाने में किया है, और लोहे के तीर और भाले तो यहाँ से प्राप्त हो ही रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो इन प्राचीन स्थलों के आसपास प्रचुर मात्रा में लोहे के खनिजों का भंडार इन्हें लोह युगीन सभ्यताओं के विकास में पर्याप्त योगदान देता है। तो कहीं कहीं जो है वो लोह युगीन सभ्यता के विकास में भी इस सभ्यता को देखते हैं। विराटनगर एवं लोह युगीन सभ्यता स्थलों में तो आप अगर ऊपर जो है हेडिंग में यह लिख लेते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और इन सभ्यताओं में हम लोह युगीन इस श्रेणी में इसको रख देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है वह ये जो है क्लियर समझ में आ रहा है। विराटनगर एवं लोह युगीन सभ्यता स्थलों में जो बर्तन है वह पेंटेड ग्रे वेरिया PGW के मिलते हैं। जो मृद पात्र हैं PGW, जिसे हम पेंटेड ग्रे वेयर इस नाम से भी जानते हैं, संस्कृति के बाद के काल उत्तर भारत की मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, जिनमें मुख्य रूप में उत्तरी भारत के काली पॉलिश युक्त मृद भांड या ब्लैक पेंटेड वेयर मौर्यकालीन प्रस्तर प्रतिमाओं पर एक विशेष प्रकार की पॉलिश की गई है। इस प्रकार के मृद पात्रों के अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित स्थलों पर अधिक प्राप्त हुए हैं। तो विराटनगर एवं लोह युगीन सभ्यता स्थलों में पेंटेड ग्रे वेयर जो लिखा है अभी आपके सामने PGW, संस्कृति के बाद के काल में उत्तर भारत की मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यानी कि इस सभ्यता के बाद के अवशेष यहाँ से अवशेष जिनमें मिलते हैं ब्लैक पेंटेड वेयर, इसको तो पेंटेड ग्रे वेयर लिख सकते हैं और बाद वाले को लिखेंगे ब्लैक पेंटेड वेयर।
इस संस्कृति के जो अवशेष हैं वह यहाँ से जो मौर्यकालीन संस्कृति के बर्तनों में भी मिलते हैं, ये अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्खननों में प्राप्त मृद भांड अलंकरण वाले हैं, उन पर स्वास्तिक और त्रिरत्न चक्र के चिन्ह भी मिले हैं। तो मृद पात्रों पर जो है अगर बात करते हैं, मृद पात्रों पर स्वास्तिक का अंकन भी कहीं कहीं देखने को मिला है। स्वास्तिक किस प्रकार आप जो है वह बनाते हैं, इस प्रकार का अंकन देखने को मिला है। इसके अलावा जो है त्रिरत्न चक्र, त्रिरत्न चक्र जो है वह भी देखने को मिला है। मिट्टी के बने पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, नाचते हुए पक्षी, कुंडिया और पत्थर की थालियाँ और छोटी संदूकें भी मिली हैं। तो अगर आप मिट्टी के बर्तनों में बात करेंगे तो पूजा पात्र, थालियाँ, लोटे, मटके, इसके अलावा अन्य की बात करेंगे तो मिट्टी के पात्र, थालियाँ, लोटे और इसके अलावा मटके, नाचते हुए पक्षी वाले, कुंडिया और पत्थर की थालियाँ। ये यहाँ से जो है, और मिट्टी के पूजा पात्र, पूजा पात्र यहाँ पर लिखे हैं आप, ठीक है, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। विराटनगर मौर्य काल में बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र रहा है। तो अब महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करते हैं कि यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भी रहा। बौद्ध धर्म का विशेष बात यहाँ पर बौद्ध हमने सीधा लिखा है, आप यूँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। बौद्ध धर्म का जो है वो केंद्र रहा है। यहाँ मौर्यकालीन लोहे के हथियार उपकरण प्राप्त हुए और कृषि कार्यों की, शिकार की जानकारी भी यहाँ से प्राप्त हुई। विराटनगर से जो है अशोककालीन ब्राह्मी लिपि की अक्षर युक्त ईंट भी प्राप्त हुई है। मौर्य कालीन लिपि यहाँ पर हम इसे ब्राह्मी लिपि भी लिख सकते हैं कि लिपि की ईंट प्राप्त हमें यहाँ से इसके अलावा सूती कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं और पंचमार्क सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अन्य उपकरणों की बात करते हैं। यहाँ लिखते हैं पंचमार्क सिक्के, और इसके अलावा जो है सूती कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं, सूती कपड़े में बंधी हुई मुद्राएं भी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो विद्यार्थियों, पंचमार्क सिक्के और सूती कपड़ों में बंधी हुई मुद्राएं भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। 1999 में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल, ये एक विशेष बात है कि 1999 में, अगर महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो 1999 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर, बीजक
की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर एवं बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। बौद्ध स्तूप एवं बौद्ध मठ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। विशेष बात है विद्यार्थियों ये, और ये एक बार कंपटीशन में पूछा गया प्रश्न भी है, इसीलिए मैंने इसको तिथि वाइज लिखा है। और विशेष बात है कि यह हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। जो ये मठ है ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित, ठीक है विद्यार्थियों। बीजक की डूंगरी पर 2 प्लेटफॉर्म चबूतरे भी मिले हैं। उत्खनन में निचले चबूतरे पर बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले, ठीक है। अगर आप बीजक की पहाड़ी की बात करते हैं तो बीजक की पहाड़ी से हमें जो है वह चबूतरे या प्लेटफॉर्म के अवशेष भी मिले। निचले चबूतरे पर बौद्ध स्तूप के अवशेष मिले और गोलाकार स्तूप स्तंभों पर आधारित चुनार के पत्थरों से निर्मित यह है जो है स्तूप मिले हैं। उत्खनन में स्तंभ और छत्र के टूटे हुए प्रस्तर अवशेष भी प्राप्त होते हैं। इस डूंगरी के दूसरे चबूतरे की ऊंचाई जो है वो 5 से 7 मीटर भी प्राप्त होती है। तो अगर आप बात करते हैं बीजक की डूंगरी की, तो यहाँ से जो है दो चबूतरे के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं और यहाँ जो है इन चबूतरों पर स्तूप मिल रहे हैं। ये एक जो है ध्यान में रखने वाली बात है। जहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष की जानकारी भी मिल रही है। स्तूप और विहार जो है किसे कहते हैं? 2 शब्द आपके सामने आए हैं। एक शब्द है स्तूप, एक शब्द है विहार, एक शब्द है मठ। किन्हें कहेंगे? कि बौद्ध आकृति, मूर्तिनुमा आकृति स्तूप है, टिलेनुमा आकृति स्तूप है। विहार जो है वह रहने का स्थान है बौद्ध भिक्षुओं के, और अगर ये बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान नहीं है तो जो अन्य धर्मों के रहने का स्थान है जिन्हें मठ भी कहते हैं। तो यहाँ पर छोटी छोटी कोठरियाँ भी मिली हैं। सन 1937 में भाबरू पहाड़ी से सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में प्रस्तर स्तंभ लेख भी प्राप्त हुए हैं। यह भी एक पूछा गया प्रश्न है महत्वपूर्ण। 1937 में भाबरू पहाड़ी से सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण 2 प्रस्तर लेख प्रस्तर लेख भी जो है, इन्हें स्तंभ लेख भी कह सकते हैं, प्राप्त हुए हैं। ठीक है। अशोक की बुद्ध धर्म संघ में अगाध निष्ठा भी इसी से परिलक्षित होती है और इसी से जानकारी मिलती है कि अशोक जो है, मौर्य शासक अशोक जो है, उसने बौद्ध धर्म में निष्ठा रखी है। निष्ठा, अशोक के बौद्ध धर्म में निष्ठा की जानकारी यहाँ से मिली है, क्योंकि इस स्तंभ लेख पर
बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध धर्म एवं संघ की जानकारी मिलती है। ठीक है। चीनी यात्री हेनसांग भी लगभग सन 634 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान यहाँ आया है। और अगर विराट नगर की बात करते हैं तो लगभग 634 ईस्वी में हेनसांग नाम है हेनसांग, कहीं कहीं इसी का नाम मिलता है युआन च्वांग ने विराट नगर की यात्रा की। ठीक है। विशेष बात यह है, कौन है ये चीनी बौद्ध यात्री? चीनी बौद्ध यात्री लाइब्रेरी में। तो विद्यार्थियों, चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग जो है वो 634 ईस्वी में यहाँ की यात्रा कर रहे हैं, ये जानकारी भी मिलती है। और यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई गई है। इसी प्रकार बैराट के उत्खनन से प्रमाणित होता है कि यह मौर्य काल में बौद्ध धर्म के अनुयायी के लिए महत्वपूर्ण केंद्र भी रहा है। तो अशोक के बौद्ध धर्म में जो है प्रवक्त होने की जो निष्ठा है उसकी, वो यहाँ से जानकारी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि यह स्थल जो है वो बौद्ध जो है स्थलों के रूप में भी रहा है। और अशोक के स्तंभ और बौद्ध स्तूप के छत्र आदि हजारों की संख्या में टुकड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ की गई विनाश लीला से ये जानकारी मिल रही है। दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने दयाराम साहनी के अनुसार हूण शासक मिहिर कुल ने बैराट को ध्वंस किया। प्रसिद्ध चीनी हेनसांग के अनुसार मिहिर कुल ने पश्चिमोत्तर भारत में 1600 स्तूप और बौद्ध विहार को ध्वस्त किया। यह जानकारी यहाँ से हमें मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो में विद्यार्थियों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो को मैं यह जानकारी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, स्वयं भी पढ़ें, मेरे साथ साथ में जो है वह आप पढ़ते रहें। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। किसी भी प्रकार की अगर आपको जानकारी और जो है लेनी है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो है कॉल करके भी ये जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है साथ साथ में पढ़ते रहना है। धन्यवाद।